मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। इसको जब आप समझ जाएंगे तब मैं जाऊँगा ग्रुप डेटा की ओर। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए यह एक विलेज है और इस विलेज में ये सभी विलेजर से जनता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस जनता के बीच वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट करता है और वोटिंग सिस्टम अडॉप्ट करके इस गांव में मुखिया का चुनाव करता है, हेड का चुनाव करता है। क्लियर? तो जो हेड का चुनाव करके भेजता है उसको मैं एच मान लेता हूँ, राइट। अब किस मेथड से हम मुखिया का चुनाव करते हैं, वोटिंग सिस्टम से। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, इस मुखिया का जो सिलेक्शन करेंगे उसको मुखिया को यानी हेड को सिलेक्शन करने के यहाँ तीन तरीका है कि मीन, मीडियन एंड मॉड है। ये थ्री मेथड्स है। क्लियर? ये थ्री मेथड्स के सहारे, इस थ्री मेथड का यूज करके इस विलेजर्स के बीच यानी जनता के बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं और यह रिप्रेजेंटेटिव पूरे गांव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो देख रहे हैं मुखिया, इस मुखिया को कहेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहेंगे। क्लियर? तो क्या कर रहा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर ए गिवन डेटा। जो दिया हुआ डेटा है, इस डेटा से जिस मेथड के सहारे यानी मीन, मीडियन एंड मॉड के हेल्प से जो हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, मुखिया, हेड, उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मीन, मीडियन, मॉड क्या हुआ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि इसी के सहारे इसी मेथड से हम हेड का सिलेक्शन करते हैं। क्लियर? और जो हेड है उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप इतना ही समझिए, गांव है, गांव में जो जनता है उसके बीच में क्या करता हूँ, हेड का सिलेक्शन करता हूँ। जो हेड का सिलेक्शन करते हैं वह पूरे गाँव को रिप्रेजेंट करता है, उस हेड को हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और जिस विधि से हम जिस मेथड से हम हेड का सिलेक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी यहाँ जो हेड का सिलेक्शन करते हैं किसके हेल्प से करते हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड के हेल्प से करते हैं। क्लियर? अब मैं आप ले चलता हूँ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, देखिए अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मीनिंग क्या होता है यह समझिए। अनग्रुप्ड, ग्रुप का मतलब होता है एक समूह, अनग्रुप्ड का मतलब होता है जो एक समूह में ना हो। क्लियर? तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं क्या कहता हूँ, सपोज कीजिए कि यहाँ x1, x2 एंड सो ऑन xn यह ऑब्जर्वेशंस है। यह क्या है, ऑब्जर्वेशंस है। और यहाँ ऑब्जर्वेशंस की संख्या कितना है, n है, 1 2 3 एंड सो ऑन n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है n। इसको अनग्रुप इसलिए कहा जाता है, ये देखिए x1 यहाँ सेपरेट है, x2 भी सेपरेट है, xn भी सेपरेट है, सब अलग अलग है, एक झुंड में, एक समूह में नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। अब सवाल है, क्वेश्चन है, इस अनग्रुप्ड डेटा का हम मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन निकालने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वह कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है और xn है। तो जितना भी ऑब्जर्वेशन है सबको मैं ऐड कर देता हूँ, सोन प्लस xn, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। क्लियर? और ये जो मैं लिखा हूँ ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को शॉर्टकट मेथड से मैं लिखना चाहूँगा। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से लिखने का तरीका है समेशन के द्वारा लिखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, समेशन। क्लियर? अब यहाँ कौन सा टर्म है, 1 के बदले में आप i लिख दीजिए, यहाँ पर 1 के प्लेस पर आप i लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए i। राइट। सो आई इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है 1,
1 के प्लेस पर आपने आई लिखा, सो आई का वैल्यू क्या है 1, सो आई के प्लेस पर लिखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब कहाँ तक जाएगा, लास्ट कहाँ हो रहा है, n पर जाकर एंड हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए n। सो इस टर्म को शॉर्ट में लिखने का यह तरीका है। जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, इसी चीज़ को मैं पुनः लिखता हूँ, आई के प्लेस पर लिखिए 1, आई के प्लेस पर लिखिए 1, तो यहाँ लिखिए 1। प्रत्येक टर्म को लिखने के बाद प्लस लगाना जरूरी है, क्यों, इसका नाम है समेसन। समेसन का मतलब होता है प्रत्येक टर्म लिखने के बाद हम प्लस लगाएंगे। एक टर्म मैंने लिखा, प्लस लगाया, फिर टर्म लिखा, फिर प्लस लगाया, उसी को शॉर्ट में नाम देते हैं समेसन। समेसन का मतलब फिर प्लस लगाइए। अब आई के जगह पर क्या लिखिएगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। यहाँ समझिए, आई का वैल्यू यहाँ मैं लिखा हूँ 1 से लेकर n तक। सो आई का वैल्यू, इसका मीनिंग है 1 2 3 एंड n तक। सो आई के प्लेस पर 1 तो x1, अब आई के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2, तो क्या होगा x2, देख रहे हैं ना, प्लस चलता जाएगा ऑन। लास्ट में आई के प्लेस पर क्या लिखेंगे n, तो आई के प्लेस पर लिखेंगे n, तो हो जाएगा xn, देख रहे हैं। सो इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन इसको जब ओपन कीजिएगा तो हमें यह फॉर्म मिलेगा। सो फ्रेंड, इसको याद रखना है कि x1 x2 ऑन प्लस xn इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 to n और xi। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फ्रेंड, ये मैं बता चुका हूँ जस्ट अभी, x1 प्लस x2 प्लस ऑन प्लस xn को हम लिखेंगे शॉर्ट में i इक्वल टू 1 to n एंड xi। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x1 ऑब्जर्वेशन है, x2 भी ऑब्जर्वेशन है और xn भी ऑब्जर्वेशन है। ये भी मैं बता चुका हूँ क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक से समझ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग यह चैप्टर है, मज़ा भी आएगा। ये ऑब्जर्वेशंस है और इसकी संख्या कितना है, n है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अब मीन कैसे निकालेंगे, तो देखिए मीन कैसे निकालेंगे। मीन, इसको हम x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद यह रिजल्ट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऑन xn। क्लियर, और डिवाइड हम कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है, यानी ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है n, 1 से लेकर n, तो ऑब्जर्वेशन की संख्या हो जाएगा n। 1 से लेकर अगर 10 है तो ऑब्जर्वेशन की संख्या हो जाएगा 10। अगर आदमी की संख्या 20 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है तो यहाँ पर लिखेंगे n। सो फ्रेंड, इसी को मैं शॉर्ट में लिखूँगा क्या, i इक्वल टू 1 to n xi डिवाइड बाय n। सो मीन का फार्मूला यह तैयार हो गया, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर, यह मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यह लैंग्वेज में है। क्लियर, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 3 5 6 एंड 15 दिया हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वेशन है। अब आपको निकालना है मीन, निकालना है तो निकालते हैं मीन। मीन का मैं क्या फार्मूला बताया हूँ, सबको ऐड कर दीजिए। इसको x1 माना हूँ, इसको x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5, सबको ऐड कर दीजिएगा तो होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब सबको ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 15 30, और 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या हो गया 6। क्लियर, तो हमें मीन कितना निकला 6। राइट, अब मैं ले चलता हूँ ग्रुप डेटा की ओर। ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए, और दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। पहले यह समझिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रेंड, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा में मैं बता चुका हूँ, वह एक समूह में नहीं रहेगा, वह ग्रुप में नहीं रहेगा।
लेकिन ग्रुप डेटा क्या होगा, एक समूह में रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn या n ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना n है, यानी n डिस्टिंक्ट वैल्यूज समझ लीजिए, n डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। n डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब है ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये क्या है, अलग वैल्यू है, सब अलग अलग वैल्यूज है। क्लियर। सपोज कीजिए इस x1 ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इसका फ्रीक्वेंसी f1 है। पहले आप ये समझिए इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x1 कितना बार आया है, x1 जितना बार आया है, x1 जितना बार रिपीट हुआ होगा वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। x1 अगर 5 टाइम्स आया है सो x1 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5। लेकिन यहाँ तो हमें पता है नहीं, इसलिए मैं ले लिया हूँ f1 ले लिया हूँ। क्लियर। मान लीजिए कि इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, x2 कितना टाइम्स आया, f2 टाइम्स आया, x3 f3 टाइम्स आया एंड सो ऑन xn fn टाइम्स आया। क्लियर। ऐसे आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ 2 2 2 है, 3 3 3 है, देख रहे हैं ना, 5 5 5 है। तो यहाँ जो 2 2 2 जो देख रहे हैं इसको आप मान लीजिए x1। क्लियर। ये ऑब्जर्वेशन है। यह ऑब्जर्वेशन कितना बार आया है, 3 बार आया है, 1 2 3 टाइम्स आया है। इसी को मैं मान लेता हूँ f1, यानी f1 की जगह पर 3 हो गया। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है x2, ये x1 है, ये क्या है, x2 है। ये x2 इसको मान लिया हूँ x2, यह कितना टाइम्स आया है, x2 1 2 3 टाइम्स आया है, सो f2 हो गया 3। जरूरी नहीं कि 3 टाइम्स ही हो, यहाँ 4 भी हो सकता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 5 की संख्या एक और बढ़ा देता हूँ, इसको आप x3 मानते हैं, तो x3 का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 2 3 4 यानी 4 होगा। इसको मान लीजिए f3 = 4। समझ गए ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे मीन। इस केस में जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो समझ जाइए वह ग्रुप डेटा के फॉर्म में है, जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहे समझ जाइए वह ग्रुप डेटा के फॉर्म में है। क्लियर। तो मीन = होगा x1 × f1। क्यों, x1 कितना बार आया है, f1 बार आया है, 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3 यानी 6। और ऐसे भी जब तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कीजिएगा 2 + 2 + 2 = 6। मीन में यही होता है ना, ऑब्जर्वेशन का सम है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है 2 × 3 यानी 6। क्लियर। और ऐसे भी ऐड कीजिएगा फिर भी 6। सो मीन = क्या होगा, x1 × f1, दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं x1 × f1 प्लस x2 × f2 प्लस सो ऑन xn × fn और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहाँ पर अनग्रुप में मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, चूँकि इसकी संख्या 3 बार आया है, इसकी भी संख्या 3 बार आया है, इसकी संख्या 4 बार आया है, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी है सभी को ऐड करके मैं इसमें भाग दे देता हूँ। आखिर संख्या तो इसका 3 ही है ना, है कि नहीं है। इसकी संख्या भी 3 है, इसकी संख्या कितना है, 4 है, तो 3 3 + 3 6 6 + 4 यानी 10। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है ना। और इसको भी जब ऐड कर दीजिएगा f1 f2 और f3 को ऐड कीजिएगा 3 + 3 + 4 10 आएगा ना 10। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के सम से हम डिवाइड करते हैं f1 + f2 + on + fn। अब फ्रेंड इसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका, मैं बता चुका हूँ समेशन फॉर्म में लिखने का तरीका। समेशन 1 के प्लेस पर क्या लिखिएगा, i, तो लिख दीजिए xi एंड fi, यही ना, 1 के प्लेस पर i लिखिएगा। यहाँ क्या लिखिएगा, i i के प्लेस पर क्या है, 1 है, तो लिखिए 1। और लास्ट कहाँ तक गया है, n तक गया है, यहाँ पर मैं लिखूँगा n डिवाइड बाय, और इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन f 1 के प्लेस पर i। सो i = i के प्लेस पर क्या लिखिएगा, 1, कहाँ तक गया है, n तक, यहाँ लिखेंगे n। सो इसको शॉर्ट में लिखने का यह तरीका है, और जब इसको ओपन कीजिएगा तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा। क्या, सो ये मीन निकालने का
बहुत ही आसान तरीका है और इस प्रकार के का जो फॉर्म होता है उसी को कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वह ग्रुप डेटा के अंतर्गत आता है। तो जब भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो समझ जाइएगा वह किस फॉर्म में है, ग्रुप डेटा के फॉर्म में है और साथ साथ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो पहले यह पहचानिए ये जो डेटा दिया हुआ है वह किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जहाँ भी संख्या की बात हो ना वह हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा, क्लियर। इसलिए उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ FI से और मार्क्स यानी को मान लीजिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा XI से। फ्रेंड मीन का फार्मूला मैं बताया हूँ, मीन का यह फार्मूला बताया हूँ, मीन इक्वल टू समेसन XI FI अपॉन FI, यही होता है ना। तो इसमें XI या XI है, FI ये FI है और ये क्या FI का सम है यानी सबका सम है। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए टेबल कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या XI तो यहाँ लिखेंगे XI पहला, क्लियर। इसके बाद क्या है FI, नेक्स्ट फिर क्या है दोनों का प्रोडक्ट है XI एंड FI, यहाँ पर लिखूँगा मैं XI एंड FI। अब इसका टेबल मैं बना लेता हूँ, आराम से ये बन जाएगा, बहुत आसान तरीका भी है निकालने का। यहाँ XI कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, देख रहे हैं ना, यहाँ लिखिए 10। फिर है 7 तो यहाँ लिखिए 7, फिर 15 है तो यहाँ 15 लिखिए, 12 है तो 12 लिखिए, 13 एंड 3 है यहाँ 13 लिखिए और फिर 3 लिख लीजिए। FI दिया हुआ है, देखिए FI कितना दिया हुआ है इसका 3, इसका दिया हुआ है 2, इसका 1, फिर 12 का 3, 7 एंड इसका क्या है 4। अब दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, देखिए XI FI है, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 10 × 3 यानी 30, 3 ही हमें चाहिए। देख लीजिए कॉलम कितना चाहिए, 3 ही चाहिए। फर्स्ट नंबर में XI, सेकेंड नंबर में FI और थर्ड नंबर में हमें क्या चाहिए XI एंड FI। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, राइट। 7 × 2 14, 15 × 1 15, 12 × 3 36 एंड 13 × 7 91 एंड 3 × 4 12। XI FI निकल गया। अब हमें क्या करना है, इस XI FI का सम निकाल लेना है। क्या निकालना है, टोटल समेसन ऑफ FI। समेसन ऑफ FI का मतलब क्या होता है, सभी का सम। तो सम देखिए कितना होगा, 3 + 2 5 + 1 6 6 + 3 9 9 + 7 16 और 16 + 4 यानी 20, ठीक है ना, ये 20 आया। अब इसका सम कर लीजिए, यहीं पर समेसन XI एंड FI सबका सम देखिए क्या आएगा, 4 + 5 9 9 + 1 10 10 + 6 16 16 + 2 18, यही ना आएगा सम देखिए 18। कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 6 + 3 9 9 9 18 18 + 1 19 198 आया, क्लियर। अब आपको निकालना है मीन। सो मीन का फार्मूला आप लगा दीजिए, मीन इक्वल टू होता है समेसन XI FI अपॉन समेसन FI, क्लियर। 198 है तो इसके प्लेस पर लिखिए 198 अपॉन समेसन FI का वैल्यू निकल चुका है कितना 20, इसको लिखिए 20। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, 99 डिवाइड बाय 10 और 99 में जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 9.9। इसी के साथ इसका मीन भी निकल गया, राइट। अब मैं चलता हूँ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। अब देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ रहेगा। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं डिफिनेशन में बताऊँगा कि है यह क्या। सपोज कीजिए कि 0 से 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, बंच है, तो इसमें स्टूडेंट की संख्या कितना है 10 है। फिर मैं लिखता हूँ 10 से 20, इसमें भी स्टूडेंट की संख्या कितना है 10 है। 10 से और 20 के बीच में काउंटिंग कर लीजिए, 10 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 20 एंड 30, देख रहे हैं ना, ये एक बंच में है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। इसका हम नाम देंगे क्लास इंटरवल, राइट।
और प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपना फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसका भी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F1 है, इसका भी फ्रीक्वेंसी F2 है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए F3 है। क्लियर? यह कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है? कंटिन्यूअस इसलिए है, यह 10 से एंड हो रहा है, 0 से शुरू हुआ है और 10 से एंड हो रहा है, ये 10 से एंड हो रहा है। जिससे एंड होगा उससे स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना है, जिससे एंड हो रहा है उससे वह स्टार्ट होना चाहिए, तभी वह कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। अब देखिए यहाँ पर 20 से एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है 20 से और 20 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना। इसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। डिफिनेशन इसका देखिए, डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लास इंटरवल। डेटा अलग अलग क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 और 20 के बीच में भी ऑब्जर्वेशन रहेगा, 10 ऑब्जर्वेशन रहेगा, 20 और 30 के बीच में भी 10 ऑब्जर्वेशन रहेगा। क्लियर? विदाउट गैप्स, और कोई गैपिंग भी नहीं है। 10 से एंड हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए विदाउट गैप भी नहीं है। along with their respective frequencies, और प्रत्येक का अपना फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो इस फॉर्म में जो डेटा रहेगा उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वह इंटरवल के फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वह इंटरवल के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? फ्रेंड, सपोज कीजिए कि यहाँ एक पहला इंटरवल है 0 और 10, देख रहे हैं ना। ये जो पहला जो नंबर देख रहे हैं इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट। क्या कहेंगे? लोअर लिमिट कहेंगे, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ L से। और 10 को कहेंगे अपर लिमिट। क्या कहेंगे? अपर लिमिट, इसको हम U से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर? चूँकि इसका वैल्यू छोटा है इसलिए इसका नाम रखा हूँ लोअर लिमिट, इसका वैल्यू बड़ा है इसलिए इसका नाम मैं रखा हूँ अपर लिमिट। हिंदी में इसको कहते हैं निम्नतम सीमा, और इसको हिंदी में अपर लिमिट को कहेंगे उच्चतम सीमा। क्लियर? अब हमें निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लियर? अब क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट L प्लस U दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या निकल जाएगा? मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकल जाएगा। सो फ्रेंड, 0 और 10 इस इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? इस इंटरवल का नाम मैं दे देता हूँ 1 फर्स्ट। सो मिड पॉइंट या क्लास मार्क ऑफ I मतलब ये फर्स्ट इंटरवल ऑफ I। क्या लिखिएगा? L। लोअर लिमिट क्या है इसका? 0, तो लिखिए 0 प्लस अपर लिमिट क्या है? 10, तो लिखिए 10 डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 कितना आएगा? 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5। मिड पॉइंट या क्लास मार्क मिल जाएगा। क्लियर? अब अगर रेंज का एग्जामिनेशन में दे रहे रेंज निकालिए, तो रेंज में क्या होता है? जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए तो हमें रेंज मिलता है। सो अपर लिमिट कितना है? U माइनस L। सो U का वैल्यू है 10 और L का वैल्यू 0 है, 10 माइनस 0 यानी 10। सो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 10, यानी दोनों के बीच में स्टूडेंट की संख्या कितना है? 10 है। क्लियर? फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूँगा। क्लियर? और लेकिन जो आज मैं थ्योरी बताया हूँ उस थ्योरी को एक बार बढ़िया से आप इसका वीडियो देखिए, और जो फार्मूला मैं दिया हूँ समेशन के विषय में बताया हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी भी टर्म, किसी भी जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इस इन्फॉर्मेशन में आपको परेशानी हो रही है, आप नहीं समझे हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से बताऊंगा। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।